गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। अभी आएंगे अखिल सर, आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। मैं इसलिए केवल आ गया हूं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए। कल जैसे मैं इंग्लिश के लिए आया था, डीके सर नहीं थे तो मैं आ गया इंग्लिश गाइड करने के लिए कि इंग्लिश में जो आपका जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है, अगर अभी समय कम है, आप इंग्लिश नहीं पढ़े तो इसको स्किप कर सकते हैं। और बाकी जो पैसेज वाला पार्ट है, पैसेज आया इसका मतलब पेपर आउट, आप आराम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इंग्लिश मत पढ़िए, लेकिन समय कम है तो दो या तीन सवाल आपके ग्रामर वाले सेक्शन से आएंगे, तो उसके लिए पूरा पूरा आप समय, कीमती समय अपना नहीं लगा सकते। अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं, हाई स्कूल तक इंग्लिश अगर सही से पढ़े हैं तो कर लीजिए। वैसे ही आज मैं जीएस के लिए आया हूं, और ये मैं बताने के लिए आया हूं कि जीएस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में। 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने लूसेंट पूरा पूरा पढ़ डाला है तो समझिए पेपर वहां भी पूरा आउट है। जीएस का भी मैक्सिमम सवाल आपके वहीं से आने वाले हैं, लूसेंट से। तो पढ़ाई का इधर जो कम समय बचा हुआ है, आपका जो ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो करते रहिए। पुराने जो आपके मैराथन बैच में जो चीजें पढ़ाई गई, शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया गया है, उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये टाइम रिवीजन का भी है और आगे पढ़ने का भी है। तो आपकी पढ़ाई का जो अब स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। और बाकी जिनकी जीएस अच्छी है, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो और डिटेल में पढ़े, अच्छी बात है। तो नए बच्चों के लिए मैं केवल ये सलाह दे रहा हूं कि लूसेंट उठाइए और उसको अच्छे से, वन लाइनर है, फैक्ट दिए गए तो उसको उठा के पढ़ना शुरू करिए प्रॉपरली। और फिर जो भी टॉपिक आप लूसेंट से पढ़ते हैं वो आप घटना चक्र एसएससी वाला उठाइए या आरआरबी वाला उठाइए, सिविल वाला मत उठाइएगा, एसएससी वाला या आरआरबी वाला उठाइए। वहां से चीजों को ऑब्जेक्टिव मॉडल में आप रिवीजन कर लीजिए। ऐसे एक चीज आप 2 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। मैं जरा आपके कमेंट देखना चाहूंगा, और अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा आप लोगों को जीएस का। चूंकि देखिए, मैं पढ़ाने के लिए तो सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, समय हमारे पास नहीं होता है, इसलिए मैं केवल आपको मैथ से ही पढ़ाता हूं। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो सब कुछ पढ़ा सकता हूं। कल मैंने आपको इंग्लिश भी पढ़ाई, निश्चित रूप से क्लास मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि रात का समय है, आपको खाना बनाना भी होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है, समय आपका बहुत कीमती है। तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। तो जुगाली करने वाले पशु समझ रहे हैं, वो पगुराने वाले जो पशु नहीं होते हैं, खाना वाना अपना खा लिए हैं, जैसे आपका बैल हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, नील गाय हो गई, और भी कैटल्स जो है वो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका जो पेट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। पहले सब ठूस लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आराम से शांति से सन्नाटे में बैठेंगे या खड़े रहेंगे, फिर मुंह चपुर चपुर बच्चों क्या करेंगे, चलाना शुरू कर देंगे। तो वो करते क्या है उसमें कि स्टमक जो होता है उनका, जो आपका पेट वाला जो पार्ट है, वहां से वापस खाना फिर मुंह में लाते हैं और उसको अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो बच्चों जब ये चबाते हैं तो वहीं से आपका ग्रीन हाउस गैस, जो कि आपका मीथेन है, ध्यान से देखिएगा, वो निकलता है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन है आपका, वो निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन हाउस गैस के बारे में अभी हम थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डाल देंगे। तो ये जो मीथेन गैस है, याद रखिएगा, ये सवाल बनता है कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका आंसर क्या होगा? मीथेन। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मीथेन कहां कहां से और निकलता है? जुगाली करने वाले पशुओं से निकलता है, इसका उत्तर मिल गया मीथेन। फिर बच्चों दीमक की, ध्यान से देखिएगा, दीमक की बाम्बी से, यहां से भी मीथेन गैस निकलता है। और कहां से मीथेन गैस निकलता है? दलदली, दलदली भूमि से निकलता है। ध्यान से सुनिएगा। और कहां से निकलता है बच्चों? कोयले की खदानों से। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कई बार पूछा गया है कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो बच्चों मीथेन। कहां से? धान के खेत से। खेतों से भी क्या निकलता है आपका मीथेन गैस निकलता है। दिमाग में रहे आपके, जो मीथेन गैस है ये कहां से निकलता है? एक तो आपका प्रश्न है कि जुगाली करने वाले पशुओं से, याद रहना चाहिए, जुगाली करने वाले पशुओं से निकलता है। कैसे निकलता है? जब वो सब क्या करते हैं, खाना को वापस लाकर चबाते हैं, तो वहीं से क्या होता है, झाग वाग निकलती है और मीथेन गैस निकलता है। ध्यान से सुनिएगा।
कैसे? दोबारा एक बार चारों चैम्बर में उनका पहुंचा खाना, फिर उसके बाद चैम्बर से खाना लाएंगे, फिर उसको सीधे क्या करेंगे? च्यूइंग का काम करेंगे, चबाने का काम करेंगे, मीथेन गैस का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ध्यान से देखिएगा, दीमक की बाम्बी से भी, आपका दलदली भूमि से भी, कोयले की खदानों से भी मीथेन गैस निकलती है, और धान के खेतों से भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मीथेन को क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, और मार्श गैस भी कहते हैं इसको, मार्श गैस भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह भी पूछा गया है पेपर में आपके कि मार्श गैस किसको कहते हैं? तो मार्श गैस कहते हैं किसको? मीथेन को। गोबर गैस का जो एक कहा जाए मुख्य घटक होता है वो मीथेन गैस होता है आपका। ध्यान से सुनिएगा, वहां से मीथेन निकलती, करीब 65% के आसपास क्या होती है? मीथेन होती है। जहां चीजें सड़ रही हैं वहां क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा। क्लियर है बच्चों? इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक दिन कोई क्वेश्चन आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, तो उस पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको डिटेल में समझा देंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये क्या करता है कि जो सूर्य से आपकी जो ऊष्मा विकिरण आती है उसको अवशोषित कर लेता है वायुमंडल में, और भूमंडल का तापमान क्या कर देता है? फिर बढ़ा देता है। जैसे ऊष्मा आती है तो ऊष्मा लौटती भी है, तो वो जो बड़ी तरंग दैर्घ्य की ऊष्माएं होती है उसको क्या करता है? रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वायुमंडल को क्या कर देता है? गर्म कर देता है, जो भूमंडलीय तापन का कारण बनती है। तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस क्यों नाम पड़ा, किसी अगले क्वेश्चन में कभी हम आएंगे तो आपको बता देंगे। वैसे अखिल सर है वो डिटेल में आपको बताएंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, इस जुगाली करने वाले पशु वाले क्वेश्चन से आपके कई सारे सवाल तैयार हो गए। हो सकता है जुगाली ना पूछे, पूछ ले दीमक की बाम्बी से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। इसका बच्चों CH4 इसको कहते हैं। सही है, क्या बोलेंगे? CH4 कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, दलदली भूमि से भी या जहां नमी वाली जगह है वहां से भी मीथेन गैस निकलेगी, कोयले की खदानों से भी, और धान के खेतों से भी। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है 65%, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? एनी डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। हर एक बच्चा देखेगा, अम्ल वर्षा के घटक है। ये ना सोचिएगा कि मैं साइंस के क्वेश्चन करा पाऊंगा, हमने MSc कर रखी है मैथ से, फिजिक्स का केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो ये ना सोचिएगा कि सर इसीलिए साइंस का क्वेश्चन उठा रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। हम सिविल की प्रिपरेशन किए हुए, SSC तो मैंने ऐसे ही दिया, हो गया तो SSC में आ गए, फिर आपको पढ़ाने लगे, तो वो अलग बात है। पढ़ाने के लिए हम आपको इतिहास भी पढ़ा सकते हैं, हम आपको भूगोल भी पढ़ा सकते हैं, हम आपको पॉलिटी भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। हाँ ये है कि काफी लंबा समय हो गया ये सारी चीजें पढ़े हुए, लेकिन लगातार आपके हम समक्ष आते रहेंगे तो आपको नई नई चीजें, नई नई जानकारियां और बहुत अच्छे ढंग से बताते रहेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अम्ल वर्षा के घटक है। अब देखिए एसिड रेन, ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, एसिड रेन बच्चों, बारिश, ये जो रेन है, रेन में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अम्ल वर्षा का कारण होती है, उसको कहते हैं एसिड रेन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का पहले मैं उत्तर देना चाहूंगा कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य घटक कंपोनेंट है वो HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, और बच्चों ये H2SO4 है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहां से कैसे कैसे सवाल आपके बनते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। अम्ल वर्षा के दो मुख्य घटक है HNO3 और H2SO4। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है pH वैल्यू अगर 7 है तो ना ये एसिड है, अगर किसी चीज का pH वैल्यू आपका 7 है तो ना ये एसिड है और ना ही बेस है। क्लियर है? 7 से अगर pH वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो वो क्या होती जाती है? एसिडिक होती जाती है। और 7 से अगर pH वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो वो क्या होती जाती है? बेस होती जाती, क्षारीय होती जाती है। आ रही बात समझ में? तो जो एसिड रेन होता है, यह भी सवाल पूछा गया है, इसकी pH वैल्यू क्या होती है? इसकी pH वैल्यू ध्यान से देखिएगा, एसिड रेन की जो pH वैल्यू होती है मेरे बच्चों, वो आपकी 5 से क्या होगी? कम होगी, या 5 के क्या होगी? बराबर होगी, या कह सकते हैं 4-5 के क्या रहती है? बीच रहती है। सुनिएगा वैसे, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो आपका नॉर्मल रेन है वो भी क्या होता है? एसिडिक होता है थोड़ा बहुत। ये भी थोड़ा बहुत नॉर्मल रेन, ये सब याद रखिएगा, नॉर्मल रेन भी थोड़ा बहुत क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 नमी के साथ, आर्द्रता के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3।
CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए जो आपका नॉर्मल रेन होता है वो भी थोड़ा एसिडिक होता है, याद रखिएगा। एसिड रेन तो महान एसिडिक है, ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। इससे तो आप पता चला कि आपका स्किन मैक्सिमम डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा नॉर्मल रेन होता है इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 5.6 के आसपास होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो होती है 5.6 के आसपास होती है। और ये देखिए 5 या लेस देन 5 है आपका एसिड रेन, जो आपका अम्ल वर्षा है, इसका 5 या 5 से नीचे है पीएच वैल्यू, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। आपका नॉर्मल रेन भी एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, फिर से सुन लीजिएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है नमी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 बनाती है, तो ये हो गया आपका, ये भी एसिडिक। क्लियर है सारे बच्चों को? अब सुनिएगा ध्यान से, ये अम्ल वर्षा होती क्यों है बच्चों, इसके लिए हम ही और आप जिम्मेदार हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है कहा जाए तो आजकल किस तरीके का युग चल रहा है, आप देख रहे हैं, लगातार औद्योगिकरण हो रहा है, तो बहुत सारी विषैली गैसेस आपकी निकलती हैं जो वर्षा के जल के साथ मिलकर या नमी के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करती हैं। जैसे बच्चों आपने सुना होगा मथुरा में तेल शोधन कारखाना है कि नहीं है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलता है। मथुरा, ध्यान से सुनिएगा, मथुरा जो तेल शोधन कारखाना है, तेल शोधन कारखाना है, वहां से निकलता है SO2। और ये आपके रेन वाटर के साथ मिलकर बच्चों क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण यही है, SO2 ही है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ध्यान से सुनिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यही आपका अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ये तो है ही आपका नाइट्रिक एसिड तो है ही बच्चों। ये कैसे बनता है, ये भी वैसे ही बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रॉक्स ऑक्साइड N2O या आपका NO2 आपके जल के साथ मिलकर आपका क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है और अम्ल वर्षा का कारण बनता है। लेकिन मुख्य जो कारण है यही है बच्चों, SO2 है जो H2SO4 बना देता है। और बच्चों जब बारिश होती है तो स्थितियां खराब हो जाती हैं। एसिडिक वाटर आपके बताइए बॉडी पे पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी, ठीक है, क्लियर है। तो SO2 वहां से निकलता है। आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है ताजमहल को, जो आगरे में ताजमहल है, उसका कारण ये SO2 गैस है। क्या है ये, SO2 गैस है। ध्यान से देखिएगा, आपके आगरा के ताजमहल का जो पत्थर का कलर है वो पीला पड़ने का कारण क्या है, SO2 गैस है। SO2 को क्या कहते हैं, पेपर में पूछा हुआ सवाल है, इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। क्यों क्रैकिंग गैस कहते हैं, अगर SO2 को लगातार आप पत्थर पे प्रवाहित कर रहे हैं तो पत्थर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, छत विछत हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों? तो याद रखिएगा, मैंने बताया मीथेन को मार्श गैस कहते हैं और ये SO2 क्या कहलाता है, ये पेपर में आपके बनने लायक क्वेश्चन है, बन सकता है पीईटी में। क्रैकिंग गैस SO2 को कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब यहां पर आता है बच्चों HNO3 में आ गया, या NO2 बोल दीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या N2O बोल दीजिए नाइट्रस ऑक्साइड बोल दीजिए। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये भी नमी के साथ मिलकर HNO3 बना रहा है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो NO2 के बारे में, सॉरी N2O के बारे में सुन लीजिए हर एक बच्चा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, अन्य परीक्षाओं में, कि लॉफिंग गैस किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनेस्थेटिक भी है, शल्य चिकित्सा में भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, हर एक बच्चा समझेगा ध्यान से। क्लियर है सारे बच्चों को? सारी चीजें क्लियर हो गई। एसिड रेन का जो मुख्य कारण, मुख्य घटक है यहां पर दिखाई दे रहा है, HNO3 और H2SO4। गैस भी पूछता है, कौन गैस मुख्य कारण है, SO2 कारण है, N2O कारण है, NO2 कारण है, आपके अम्ल वर्षा की ये सारे कारण है। ध्यान से देखिएगा, विश्व के मुख्यतः 3 देश बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, स्वीडन है, ध्यान से देखिएगा, स्वीडन, नॉर्वे, हर एक बच्चा देखेगा नॉर्वे, और कनाडा, हर एक बच्चा देखेगा कनाडा। ये जो 3 देश हैं यहां सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है। ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? देखिए इसका शॉर्टकट अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, सनक। ध्यान से देखिए, शॉर्टकट हो गया सनक। S स्टैंड फॉर स्वीडन,
N फॉर नॉर्वे एंड के यहां सीधे का से क्या हो गया बच्चों, कनाडा हो गया। आ गई बात समझ में? सनक, सनक से याद कर सकते हैं स्वीडन, नॉर्वे और क्या है कनाडा। सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा यही होती है। क्लियर है? हमारे ताजमहल के क्षति का कारण क्या था? SO2 गैस था। कहां से निकलता था? मथुरा के तेल शोधन कारखाने से निकलता था। ये सब सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। SO2 को क्या कहते हैं? क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि अगर पत्थर पे लगातार प्रवाहित किया जाए तो ये पत्थर को छत विछत कर देता है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों? N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की। ये इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। पेपर में ये सारी चीजें पूछी जाती है। शल्य चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, हर एक बच्चा देखे, देखिएगा, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो बच्चों इथेनोइक एसिड, कहीं कहीं इसको लिखेगा एसिटिक एसिड। एक मिनट रुक जाइएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, एसिड CH3COOH, ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड, इसी को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सिरके में बच्चों ये मौजूद होता है। जैसे सिरका तो कई सारी चीजों से बनाया जाता है। जैसे हम गन्ने की बात करें तो बच्चों गन्ने को सड़ा दीजिए, सिरका बन जाएगा। सड़ाने में कौन सा प्रोसेस आपका काम आता है? किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस काम आता है बच्चों। इसमें एजेडोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं वो इसको सड़ाने का काम करते हैं और ये सिरका में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चा देखेगा। सिरका यानी कि इंग्लिश में इसको विनेगर बोलते हैं। कहीं कहीं हिंदी ना लिख के पेपर में इंग्लिश में लिखता है विनेगर। तो विनेगर का जो मुख्य रूप से जो घटक है, जो रसायन मौजूद होता है, वो है एथेनोइक एसिड बोलिए या एसिटिक एसिड बोलिए। सही है? आपके किससे प्राप्त होता है? किण्वन से। किससे प्राप्त होता है? किण्वन से बच्चों, मतलब सड़ाकर, सड़ाकर बच्चों, फर्मेंटेशन। आ गई बात समझ में? अब क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हर एक बच्चा देखेगा, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? देखिए इसमें कई सारी ग्रंथियां दी गई हैं। ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ध्यान से देखिए, पीयूष ग्रंथि, बहुत सवाल पूछा गया है। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह होता कहां है? मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। इसका काम क्या है? अन्य ग्रंथियों को हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करना। यह बताता है करो करो, हार्मोन उत्सर्जित करो। ठीक है, सबको ये क्या कहता है? डायरेक्शन देता है, हार्मोन उत्सर्जित करो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सब पे इसका, सारी ग्रंथियों पे इसका कंट्रोल रहता है, सबको आदेश करता है करो, सीधे सीधे हार्मोन उत्पन्न करो और दबाव डालता है। तो इसलिए इसको कहते हैं बच्चों मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? हर एक बच्चा देखेगा। फिर एक होता है हाइपोथैलेमस, ध्यान से देखिएगा, हाइपोथैलेमस इसका भी बाप है बच्चों। ध्यान से देखिए, पीयूष ग्रंथि को ये सपोर्ट करता है, ये क्या करता है? इसको प्रोवोक करता है कि तुम हार्मोन का ये निकालना शुरू करो, हार्मोन बनाना शुरू करो। तो ये क्या है? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। तो ये भी सवाल बनता है कि मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है? तो ये है हाइपोथैलेमस। ये भी मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है बच्चों। इसका काम क्या होता है? नींद को कंट्रोल करना। और किसको कंट्रोल करना? भूख को, प्यास को, इन चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टरों का मास्टर है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, यह है बाल्य ग्रंथि। हिंदी में तो नहीं पता था, लेकिन इंग्लिश में मुझे पता था, थाइमस। आपके प्रश्न का उत्तर यही है, थाइमस। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? यह सब पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों के बीच में जो विद्यमान होती है वो थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड विद्यमान होती है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। थाइमस का भी मैं काम बताऊंगा, तो पहले समझ लीजिए, फेफड़ों के बीच में कौन आपकी ग्रंथि उपलब्ध होती है? थाइमस। और बच्चों ये हार्ट के आगे होती है, फेफड़ों के क्या होती है? बीच में होती है, थाइमस। थाइमस का काम है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र पे काम करना, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ध्यान से देखिए, ये आदेश करेगी टी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करेगी? मैच्योर करेगी
और टी लिम्फोसाइट जब मैच्योर होगा, ये सब लिम्फोसाइट वाली चीज सुने है ना, ये बाहर से कोई जीवाणु आक्रमण कर गया तो उसको खाने का काम करते हैं लिम्फोसाइट सेल, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो टी सेल जो होगा या टी लिम्फोसाइट जो होगा वो बी लिम्फोसाइट को क्या करेगा बच्चों, उत्तेजित करेगा, और बी लिम्फोसाइट बनाएगा एंटीबॉडी। और कोरोना जैसे, आप कोरोना इधर बहुत ज्यादा सुन लिए होंगे, वायरल इंफेक्शन है ये आपका, तो क्या करता है कोरोना वायरस, तो ये किल करना शुरू करता है, मर्डर करना उसका शुरू कर देता है आपका कौन सा, एंटीबॉडी। और क्लियर हो गया ये चीज, ये सीधे सीधे क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, उस पर काम करता है। ये कहां होता है, फेफड़ों के बीच में होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए पीनियल, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। पीनियल भी एक आपका क्या है, ग्लैंड है। इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, या बच्चों इसको कहते हैं थर्ड आई। पूछा गया है ये क्वेश्चन, थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं बच्चों। ये मस्तिष्क के पीछे होता है, कहां होता है, पश्च भाग में होता है। ध्यान से देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक इसको क्यों कहते हैं बच्चों, ये अनुकूलन, शरीर में वातावरण जैसा भी है उसके प्रति अनुकूलन पैदा करता है। कहीं गर्मी है तो शरीर को वहां एडजस्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, कहीं ठंडी है तो वहां एडजस्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। आ गई बात समझ में, इसको क्या कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। क्लियर है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब आ जाइएगा, देखिए ये तो रटने वाली चीज है, समझने वाली ज्यादा चीज नहीं है। देखिएगा, विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, क्या है मेरे बच्चों, क्या है बताइए, पीसी कल्चर। आ गई बात समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। अब बताइएगा वीटी कल्चर किसको बोलेंगे, अंगूर से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है। हार्टिकल्चर बच्चों बागवानी, बागवानी से। और सेरीकल्चर बताइएगा, रेशम, बहुत बार पूछा गया है, रेशम कीट उत्पादन से ये संबंधित है आपका सेरीकल्चर। याद कर लीजिए, पीसी कल्चर मछली पालन से, तालाब पोखरों में जो मछली पाली जाती है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, पीसी कल्चर कहेंगे। आ गई बात समझ में। वीटीकल्चर क्या हो गया, वीटीकल्चर बच्चों अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी, जैसे फूल पत्ती ये सारी चीजें उगाते हैं उसको बेचते हैं, ये सारी चीजें, ये किसमें आ गया, हॉर्टिकल्चर में आ गया। सेरीकल्चर रेशम, सेरीकल्चर क्या हो गया, रेशम कीट उत्पादन, ये आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आ गया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। अब देखिए सवाल है आपका बड़ा महत्वपूर्ण है आपके पीटी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो देखिएगा जड़ नहीं है, आलू, मूली, गाजर, जिमीकंद। आपको लगेगा सब जड़ है, आपको लगेगा सब जड़ है, लेकिन कक्षा 5 में ही हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कौन जड़ है कौन जड़ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो चीज जमीन के अंदर चली गई कोई जरूरी नहीं है कि वो जड़ ही है, और कोई चीज अगर जमीन के ऊपर है तो कोई जरूरी नहीं कि वो तना ही है। आपको ये लगता है जो ऊपर है वो तना, जो जमीन के नीचे है जड़, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई चीज जमीन के अंदर है तो वो तना भी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, और जड़ भी हो सकती है। और कोई चीज अगर जमीन के ऊपर है तो वो आपकी जड़ भी हो सकती है और तना भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आलू है, ध्यान से देखिएगा, दो ऑप्शन इसमें आपके तना के उदाहरण है, आलू और ये जिमीकंद। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तना है, हर एक बच्चा देखिएगा दोनों तना है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन पता नहीं दोनों ऑप्शन रख दिया है। जिमीकंद मतलब होता है बच्चों सूरन, क्या होता है, सूरन। हर एक बच्चा देखे, आलू और सूरन ये दोनों तना के उदाहरण है। तना के और कौन कौन से उदाहरण है भाई, डेली लाइफ में आप उसका यूज करते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ध्यान से देखिएगा, प्याज हो गया, ध्यान से देखिए प्याज, और फिर लहसुन, अदरक, ध्यान से देखिए अदरक, हल्दी, ये सब पेपर में पूछा जाता है सवाल। फिर बच्चों अरबी, ध्यान से देखिए, सूरन हो ही गया, यहां लिख ही दिया, ये सब क्या है, तना के उदाहरण है। हर एक बच्चा देखे, जमीन के अंदर गए हैं लेकिन है ये क्या, तना, हर एक बच्चा देखेगा। और ये अपने मूली और गाजर क्या है, ये मूली गाजर क्या है बच्चों, ये जड़ है, क्या है, जड़ है, मूली गाजर। और बताइए उदाहरण क्या होगा, शलजम हो गया, ध्यान से देखिए, फिर चुकंदर हो गया, शकरकंद, ध्यान से देखिए शकरकंद, ये सब क्या है, जड़ है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अक्सर ये पेपर में सवाल पूछ लिया करता है। आ रही है बात समझ में? सबको क्लियर हो गया? जीएस की क्लास मेरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि कल जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी आपको अच्छा लगा था, आज भी मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वेरी गुड। चलिए अब आ जाइएगा, देख लीजिएगा ये सवाल है आपका। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? देखिएगा, डेंगू बुखार बच्चों एक वायरल डिजीज है, आपको पता है। डेंगू जो बुखार होता है अरबो वायरस से होता है। किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। ध्यान से देखिए, इस वायरस का वाहक कौन है बच्चों? ध्यान से देखिए, कैरियर कौन है, संचरित कौन करता है, कैरियर कौन है? तो वह है बच्चों एडीज इजिप्टी मच्छर। ये मच्छर है। आ गई बात समझ में? एडीज इजिप्टी मच्छर। कोई डाउट? क्लियर है सारे बच्चों को? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डेंगू बुखार कौन से वायरस से होता है? अरबो वायरस से होता है। और इस वायरस का जो कैरियर है, संचरित करने वाला जो सोर्स है वो क्या है बच्चों? वो है मच्छर, और मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी क्या है बच्चों? एडीज इजिप्टी, याद रहना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब हम लोग इतिहास के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन निपट गए, हर एक बच्चा देखेगा 7 क्वेश्चन निपट गए। उसमें 2 आपके भूगोल के क्वेश्चन थे, अम्ल वर्षा भी भूगोल में आ जाता है। और एक क्वेश्चन था कौन सा, एक और क्वेश्चन था, हाँ चलिए ठीक है, मतलब भूगोल भी आपका साइंस का ही तो एक पार्ट है। ज्योग्राफी क्या है? ये भी तो एक साइंस ही है। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम इतिहास पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, कालीबंगा ध्यान दीजिएगा, याद रहे कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनिएगा, कालीबंगा नाम से यह स्पष्ट है बच्चों। काली मतलब हो गया ब्लैक, और बंगा मतलब हो गया बच्चों चूड़ी। देखिए, जिस क्षेत्र विशेष में ये आपका जगह पड़ता है वहां की क्षेत्रीय भाषा में बंगा मतलब होता है चूड़ी। तो बच्चों जहां पर काली चूड़ियां पाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता का वह क्षेत्र, सर प्लीज, सिंधु घाटी सभ्यता का वह क्षेत्र जहां पर काली चूड़ियां पाई गई, ध्यान दीजिएगा, काली चूड़ियां पाई गई, हर एक बच्चा देखेगा। तो उसी क्षेत्र को हम कह दिए हैं कालीबंगा। उसी को हम क्या कह दिए हैं? कालीबंगा। उसी का नाम पड़ा है कालीबंगा। उसी काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कालीबंगा। तो पेपर में सवाल बनता है काली चूड़ियों के अवशेष कहां मिले हैं? तो उत्तर आपका क्या होगा? कालीबंगा। लेकिन हमारा यह प्रश्न यहां क्या है कि कालीबंगा में क्या किस लिए प्रसिद्ध है? तो जान लीजिए, मिट्टी के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से मिट्टी के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए। आ रही है बात समझ में बच्चों? दिमाग में रहे, पूछता है ये सवाल आपके पेपर में कि कालीबंगा में क्या प्राप्त हुआ? तो मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। और भी कालीबंगा में कई सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। मैं बता देता हूं, कालीबंगा में बच्चों जुते हुए खेत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत यही कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं बच्चों। और क्या प्राप्त हुआ है? बेलनाकार, ध्यान से देखिएगा, बेलनाकार तंदूर। लग रहा है तंदूरी चिकन खाते थे ये लोग। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। हर एक बच्चा देखिए बेलनाकार तंदूर। फिर बच्चों अग्निकुंड। अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब इसका मतलब समझ लीजिए कि उस सभ्यता में पूजा पाठ का प्रमाण यहां से मिलता है। यानी कि यह सभ्यता पहले से ही बहुत विकसित हो चुकी थी। अग्निकुंड मिलने का मतलब प्रॉपर वहां क्या होता था? धर्म अनुष्ठान वगैरह होता था, तब अग्निकुंड प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत मतलब वो लोग अच्छा खाना खाते थे, अनाज वगैरह प्रॉपर वो क्या करते थे? खाते थे। हर एक बच्चा ध्यान दे, कच्ची, ध्यान से देखिएगा, कच्ची ईंटों के भवन भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान से देखिए, इसका क्या अर्थ है कि गरीब टाइप की जगह थी भाई, जहां पर कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। लेकिन समझ लीजिए वो किस टाइप की जगह होगी? गरीब टाइप की जगह होगी। जबकि कई जगह पक्की ईंटों के भी आपके क्या प्राप्त हुए हैं? मकान प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो की बात कर लीजिए, पक्की ईंटों के मकान वहां प्राप्त हुए कि नहीं हुए? तो यहां कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ? ध्यान से देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से पढ़िए कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। व्हाइट बोर्ड आपके दिमाग में जाके बैठ जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, कालीबंगा, काली चूड़ियां प्राप्त हुई है, नाम से यह स्पष्ट है। जरा मैं यहां यह डिस्कस कर दूं, यह जगह कहां है? गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान। क्लियर है बच्चों? इसकी खोज किसने की? 1961 में। ध्यान से देखिएगा, 1961 में बीबी लाल, ध्यान से देखिएगा, लाल और बच्चों बी के थापड़ ने की थी। एक मिनट
ठीक है, बी के थापर ने और बी लाल ने की थी 1961 में। खैर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा। हाँ ये याद रहना चाहिए, कालीबंगा कहां है? गंगानगर राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? काली चूड़ियां भी यहां मिली हैं, यहां पर आपके मिट्टी के पात्र भी मिले हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण भी यहां मिला है, बेलनाकार तंदूर भी मिला है। तंदूर समझ रहे हैं ना बच्चों, जहां रोटी वोटी सेकी जाती है, वो तो मैंने मजाक में कह दिया चिकन तंदूरी बन रहा है, ऐसा नहीं है, रोटी वगैरह भी वहां प्रॉपर बनाई जाती होगी। तो बेलनाकार तंदूर भी प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है, कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त हुए हैं। आगे बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन मैं और 3 ऑप्शन पे भी डिस्कस कर दूं, हर एक बच्चा देखेगा। बंदरगाह बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि बंदरगाह कहां प्राप्त हुए? तो बच्चों लोथल, लोथल, लोथल याद रखिएगा, कहां प्राप्त हुए? लोथल में प्राप्त हुए। हर एक बच्चा ध्यान दे, लोथल, लोथल ये कहां है बच्चों? बताइएगा। लोथल गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। कुछ लोग कहते हैं पंजाब में है, लेकिन बच्चों आप ही बताइए क्या बंदरगाह पंजाब में हो सकता है? कहीं भी बंदरगाह होगा तो कोस्टल एरिया में ही होगा ना। कई सारे लोग पंजाब टिक कर देते हैं लोथल को देख के, उनको लगता है लोथल नाम ऐसा लगता है कि पंजाबी नाम है, ऐसा नहीं है। लोथल जो है वो आपका कहां है? गुजरात में है बच्चों। बंदरगाह वहीं तो हो सकता है कि पंजाब में होगा, जहां भी कोस्टल एरिया होगा वहीं बंदरगाह होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, लोथल, 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 लोथल कहां है? गुजरात में। यहां बंदरगाह प्राप्त हुआ। और एक बड़ा विशेष प्रश्न पूछा जाता है, लोथल में और क्या प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों? लोथल में चावल, चावल, चावल के टुकड़े प्राप्त हुए। हर एक बच्चा ध्यान देगा, लोथल में चावल के टुकड़े प्राप्त हुए। अब सुनिएगा, कपास की खेती, कपास की खेती ये कहां होती थी बच्चों? मोहनजोदाड़ो में होती थी, मोहनजोदड़ो में होती थी। क्लियर है सारे बच्चों को? मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, आपको पता होगा, ये आप लोग पढ़े हैं, जैसे विशाल आपका स्नानागार, फिर उसके बाद वृहत अन्नागार, ये सारी चीजें कहां प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। हर एक बच्चा ध्यान दे। चट्टान कटौती की वास्तुकला, ये थोड़ा देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूं। चट्टान कटौती की वास्तुकला, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चट्टान कटौती मतलब चट्टान काटकर, वास्तुकला मतलब भवन वगैरह निर्माण करना बच्चों। तो चट्टान काट काट कर मंदिर बनाए गए हैं। किसने बनवाए बच्चों बताइए? चट्टान काट काट कर किसने मंदिर बनवाए? पल्लवों ने, पल्लवों ने मंदिर बनवाए हैं, जिनको कहते हैं रथ मंदिर। क्या कहते हैं? रथ मंदिर। चट्टान कटौती वाला काम देखिए, पुराने जमाने के लोग कितने बड़े इंजीनियर थे, चट्टान काट काट कर ही मंदिर का और भवनों का निर्माण कर देते थे। आजकल लगता है कि अजूबा टाइप का, उन मंदिरों को या उन भवनों को देखकर, इमारतों को देखकर बड़ा अजूबा लगता है, अरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा। भले ही आज हम लोग जितना भी विकसित हो गए हो, 50-50, 100-100 फ्लोर की बिल्डिंग बना ले, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग बनाकर चले गए, उस प्रकार की बच्चों चित्रकारी वास्तुकला का आजकल तो सिस्टम कहीं दिखाई ही नहीं देता। तो कितने योग्य और कहा जाए तो साहसी लोग थे, चट्टान को ही काटकर सीधे सीधे भवन बना देते थे। तो बच्चों चट्टान काट कर पल्लवों ने रथ मंदिर का निर्माण किया है। रथ मंदिर का निर्माण चट्टान काट काट कर पल्लवों ने किया है। एक सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा द्रौपदी का। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? द्रौपदी का। याद रखिएगा, द्रौपदी का मंदिर सबसे छोटा रथ मंदिर है। आप चाहे तो बाद में यहां थोड़ा सा, आज पहले दिन की क्लास है ना, तो मुझे नहीं पता कितने पे लिखना है और कहां कहां क्वेश्चन सेट करना है। अगर एक आध दो बार और ले लेंगे क्लास तो पता चल जाएगा सारी चीजें कहां मुझे मेंशन करनी है। इसलिए मैं बोल ज्यादा रहा हूं, लिखवा कम पा रहा हूं, नहीं तो मेरा काम लिखवाने का भी होना चाहिए। तो आज एक्सक्यूज है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में रखिए। आपको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर भूलने वाली बात हो तो नोट कर लीजिए। ये सवाल पूछने लायक है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा? तो द्रौपदी रथ मंदिर। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा क्लियर रखे सारी चीजें। तो इन चारों ऑप्शन पे मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया। लोथल, 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 ये याद रखिएगा बच्चों, गुजरात में। यहां क्या क्या पाया गया है? बंदरगाह। और बच्चों चावल, चावल के प्रमाण मिले हैं, ये याद रहे। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, सब क्लियर कर दिया हमने। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। चलिए, समय कितना हो गया? कितने देर से क्लास ले रहा हूं? हमारे ख्याल से 20 मिनट हो गया ना। चलिए थोड़ा 10 मिनट में अब खत्म करूंगा। चलिए आइए देखिए ध्यान से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक जानते ही है बच्चों, कहां से? सारनाथ का जो आपका जो स्तंभ है, अशोक वाला जो बच्चों आपका बना गया है, स्तंभ बना हुआ है, अशोक वाला पिलर, उसके ऊपर आपका 4 शेर वाला जो सिस्टम बना हुआ है, वही बच्चों क्या है? आपका राष्ट्रीय प्रतीक है। उसमें 3 शेर, सब 4 शेर होते हैं, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े रहते हैं। ऊपर के पार्ट में 4 सिंह होते हैं, ऊपर वाले पार्ट में सब पीठ करके एक दूसरे की ओर आपके स्थित होते हैं। तो उसी के नीचे जो लिखा रहता है उसमें ये भी होता है
घोड़ा भी होता है, गैंडा भी होता है, सॉरी घोड़ा होता है, साढ़ होता है और हाथी होता है और सिंह होता है बच्चों। आ रही है बात समझ में? ये भी नीचे के पार्ट में होता है, दौड़ते हुए रहते हैं और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, राष्ट्रीय वाक्य भी है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो बच्चों किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक 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 याद रहे आपका। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक 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 से लिया गया है, दिमाग में रहे। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है सारे बच्चों को? उपनिषद तो वैसे बहुत सारे हैं आपके, उनमें से एक है मुंडक उपनिषद, वहीं से लिया गया है मंत्र से आपका। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाला ये सेंटेंस लिया गया है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसके नीचे लिखा रहता है। और देखिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंठ नहीं, कठ है, कठ कठ, यहां कठ है, कठ उपनिषद, उपनिषद। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या है मेरे बच्चों? यम नचिकेता। हर एक बच्चा देखेगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कहां है बच्चों? कठ उपनिषद में। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये तो कंफर्म हो ही गए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है बच्चों को, तो ये याद रखिएगा। दो उपनिषद यहां इंपॉर्टेंट है, मुंडक सत्यमेव जयते, मुंडक सत्यमेव जयते, कट 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 से क्या है? यम नचिकेता संवाद है। क्लियर है सारे बच्चों को? आइए अब इसके बाद आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 55 नंबर का क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वैसे तो भारत में कई सूर्य मंदिर है आपके, लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बच्चों नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ध्यान से देखिए, ये कौन से वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। हर एक बच्चा ध्यान दे, सूर्य मंदिर ये है कहां बच्चों? ये पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा, इससे भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का ही ये पार्ट हो गया और आपके स्टैटिक जीके का जगह के बारे में भी तो पूछा जाएगा, अलग से सिलेबस में मेंशन है बच्चों। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बच्चों वो उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा, उड़ीसा में। और उड़ीसा के बारे में कई सारे स्टैटिक जीके वाले पॉइंट और आपको मिल जाएंगे। उड़ीसा में बच्चों जगन्नाथ का मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा, जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा। पुरी में है बच्चों, कौन सी जगह है? जगह है एक पुरी, पुरी है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जगन्नाथ का मंदिर है। इसको किसने बनवाया था? ध्यान से देखिए, अनंत वर्मन। हर एक बच्चा देखेगा कौन बनवाया था इसको? अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। मतलब काम की शुरुआत किसने की थी? काम किसी अगले शासक ने पूरा कराया था। मतलब हम तो यही कहेंगे फिर कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जिसने शुरुआत की थी उसी को लिया जाएगा। तो किसने शुरुआत की थी? अनंत वर्मन चोडगंग देव ने शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, ये जो नरसिंह देव प्रथम है ये बनवाए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये बड़ा बहुत फेमस मंदिर है, ये जगन्नाथ का बहुत बड़ा मंदिर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसको बनवाया था अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। क्लियर है सारे बच्चों को? और उड़ीसा और भी कुछ चीजों के लिए फेमस है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उससे पूछा जाता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील याद रखिएगा, चिल्का झील, चिल्का झील ये भी कहां है बच्चों? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। पूछता है चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है। और मेरे बच्चों एक खास बात और, एक बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, वो भी यही है, पारादीप, पारादीप याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह वो भी यही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, पारादीप बंदरगाह वो भी यही है। पूछता है पारादीप बंदरगाह कहां है, चिल्का झील कहां है, जगन्नाथ का मंदिर कहां है, पूछता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है, ये सारी चीजें पूछता है। किसने बनवाया ये सब पूछता है। तो सारी चीजें अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बैठा लीजिए और जीएस की क्लास बच्चों से पूछिए कैसी लग रही, पूछते रहिए कमेंट करके, ठीक है। चलिए आइए देखिए, मैं पढ़ाने के लिए आपको सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, चाहे वो जीएस का पार्ट हो। मैं फिर से बता दूं, वैसे तो मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा हूं आपको, पीटी के बैच में मैं मैथ्स पढ़ाने आपको नहीं आया क्योंकि 3-3 टीचर लगे थे, हमारी जरूरत थी नहीं। यहां 5 टीचर हैं मैथ्स के। आप इलाहाबाद या कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में आप देख लीजिए कितने टीचर मैथ्स के होते हैं। यहां पांचों के पांचों टीचर एक से बढ़ के एक हैं बच्चों। कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हम जितना आपको हर चीजों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पे, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आते हैं, अगला है देखिएगा, दीन ए इलाही आरंभ किया था बच्चों। ये एक
धर्म है, किताबों में लिखा रहता है। बहुत सारे इतिहासकार हैं आपके, वो मानते हैं कि दीन इलाही कोई धर्म नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि दीन इलाही धर्म था, और अगर दीन इलाही धर्म था बच्चों तो इसको किसने चलाया था? अकबर ने इसको चलाया था। अकबर एक महान शासक था, आप लोग बहुत बड़ी बात ही जानते हैं। यह धर्म सहिष्णु शासक था, इस धर्म को लेकर कभी भी ये विभेद नहीं करता था, सर्वधर्म समभाव की भावना से यह चलता था। आपने देखा होगा कि इसके टाइम में हिंदुओं का विवाह मुस्लिमों से और मुस्लिमों का विवाह हिंदुओं से, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। आपके अंतर धार्मिक सारे विवाह हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो धर्म को महत्व नहीं देता था, वो एकेश्वरवाद की संकल्पना पर पूर्णतः विश्वास करता था। और बच्चों उसने बहुत सारे सुधार के कार्य किए हैं। जैसे में बच्चों पहला सुधार का कार्य बताइएगा कोई? पहला सुधार का कार्य बताइए। दास प्रथा का उन्मूलन किया, और फिर बच्चों जजिया कर जो लगाया जाता था हिंदुओं पे उसका उन्मूलन किया, फिर तीर्थ कर भी लगाया जाता था उसका उन्मूलन किया, फिर बच्चों मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया, फिर इबादत खाने की स्थापना किया जो कि आगरा में है। इबादत खाना बहुत इंपॉर्टेंट काम था उसका। उसमें क्या होता था, आजकल क्या होता है, मंदिर में मुस्लिम नहीं जा सकते और आपका मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकते, लेकिन उसके अकबर के इबादत खाने में बच्चों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के वहीं सिख की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी अलग अलग धर्म के जो भी उस समय संप्रदाय रहे हैं वो लोग क्या करते थे, वहां पर जाकर इकट्ठे होते थे और शास्त्रार्थ करते थे, एक दूसरे से चीजों का डिस्कशन करते थे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो इसी ने दीन इलाही धर्म चलाया था बच्चों। ये किसने चलाया था? क्योंकि लोग सही डायरेक्शन में चले, एक दूसरे से प्रेम करें और धर्म जाति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। इससे कई सारे सुधार कार्य जो मैंने आपको बताए हैं उसको शॉर्टकट के माध्यम से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, दाती जमई, ध्यान से देखिए, दाती जमई, ये हो गया बच्चों दास प्रथा। ध्यान से देखिएगा, इसका उन्मूलन किया। जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसका उन्मूलन किया। जैसे हो गया जजिया कर को समाप्त किया। पहले के जो मुस्लिम शासक थे वो हिंदुओं पे कई सारे टैक्स इंपोज किए हुए थे, तो ये आया अकबर, कितना महान शासक था, इसने बहुत सारे टैक्स को क्या किया, इंपोज, जो क्या किया, उसका इंपीचमेंट किया, उसको हटाया बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, मां से हो गया मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया, और ई से इबादत खाने की स्थापना की, जो कि आगरा में है, आगरा में है। इसके बाद वो दीन इलाही धर्म चलाया था। बेचारे के मरने के साथ ही दीन इलाही धर्म का क्या हो गया बच्चों, अंत हो गया। सबसे पहला अनुयायी जो था दीन इलाही धर्म का वो कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल, याद रखिएगा, कौन था? बीरबल था। आइए अगला सवाल है बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए किसने की थी बच्चों? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान दीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान से, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, गरम दल के बच्चों नेता थे। इसमें सारे के सारे लोग गरम दल के नेता हैं। अब सर आ चुके हैं, मैं चाहूंगा सर सारी जानकारी दें। बच्चों भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये याद रखिए। जैसे ये हो गया आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने बोला था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। फिर बच्चों भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। ये सब पूछता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। खुदीराम बोस बच्चों सबसे कम उम्र में फांसी का तख्ता चूमकर अपना बलिदान देने वाले ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, गरम दल के, ये भी आपके नेता थे बच्चों। चंद्रशेखर आजाद सब लोग जानते हैं कितने महान व्यक्तित्व थे ये। यही आपके इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो कि कंपनी गार्डन है, वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अब सर आ चुके हैं, सर आपको डिटेल में बताएंगे, फिर मैं आता रहूंगा। ठीक है, और मैं आपको केवल मैं पढ़ाने नहीं आया था, मैं ये बताने के लिए आया था कि जीएस में समय आपके पास कम है
और इस समय का सही तरीके से उपयोग करिए। अखिल सर से प्रॉपर जुड़े रहिए, जितना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहे हैं सारा करिए। इनके पुराने क्लासेस को आप लोग क्लियर कट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और लूसेंट और घटना चक्र एसएससी वाला सिविल वाला न्यूज को फॉलो करिए, लाभ मिलेगा। 70 से 80 के बीच में जनरल कैंडिडेट रहेगा तो वो निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। और मैंने मेरिट वगैरह बता दी थी, किस तरीके से क्या स्कोर करना था, कल के वीडियो में बता दिया था। समय बड़ा कीमती है आपका, तो एक ही चीज बार बार नहीं बताई जाएगी। सर आ चुके हैं और आपको क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। लेकिन